नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो आइए चलते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों, क्या आप राम सिंह चौहान के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अविश्वसनीय शख्स से मिलवाएंगे जो अपनी मूंछों पर बड़ा गर्व करता है। अरे नहीं, सामान्य मूंछें नहीं। राजस्थान के राम सिंह चौहान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी मूंछों के मालिक के रूप में एक बाल बढ़ाने वाले रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। 58 वर्षीय दुनिया की सबसे लंबी मूंछों के मालिक है। आश्चर्यजनक रूप से 14 फीट लंबी। राजस्थान राज्य के जयपुर शहर के रहने वाले चौहान का कहना है कि उनकी मूंछें उनकी सबसे बेशकीमती संपत्ति है। उन्होंने ताश की खेती करने में अविश्वसनीय 32 साल बिताए हैं, जिससे वह दिन में 2 घंटे संवारने में ही लगा देते हैं। चौहान जी, जिनके चेहरे के फर ने उन्हें जेम्स बॉन्ड की फिल्म ऑक्टोपसी का हिस्सा बनाया, ने कहा, मूंछें बढ़ाना एक बच्चे की देखभाल करने जैसा है। आपको वास्तव में इसे पोषित करने की आवश्यकता है। मुझे इसे 14 फीट तक लाने में लंबा समय लगा। यह आसान काम नहीं है। चौहान ने किशोरावस्था में ही मूंछें बढ़ाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, मैंने अपनी मूंछों पर शेविंग ब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया है या 1970 के बाद से उन्हें ट्रिम नहीं किया है। मूंछें गर्व और सम्मान का प्रतीक है। प्राचीन भारत में मूंछों का मतलब सब कुछ होता था। यह अमूल्य है। यह एक आदमी की बात है। चौहान जिनके इस कारनामे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है, अभी भी अपने मूंछों की खेती कर रहे हैं। उनके खिताब के कई दावेदारों के बावजूद कोई अन्य निशान के करीब ही नहीं आया है। उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार मूंछें बढ़वाना शुरू किया तो मेरा कोई रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा नहीं था। उनके लंबे बालों ने उनके एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती में बदल दिया है। जहाँ भी जाते हैं, लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उत्साहित रहते हैं। ये वर्तमान में दुनिया की सबसे लंबी मूंछें हैं। हम देखेंगे कि क्या कोई इनके मूंछों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। दूसरा, दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसे वायलिन के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे देखकर आपको पहले तो स्काई-फाई मूवी की कोई हथियार की तरह पता चलेगा, पर दोस्तों, मोनार्क स्टूडियो अपने 3D प्रिंटेड संगीत कलाकारों की टुकड़ी के लिए मौलिक रूप से उपकरणों को फिर से खोज रहा है। मियामी के मोनार्क स्टूडियो के संस्थापक, पति और पत्नी की डिज़ाइन टीम एरिक गोल्डमबर्ग और वेरोनिका ज़ाल्कबर्ग में एक सुसंगत सौंदर्य है। चाहे वे गिटार का निर्माण कर रहे हो या कार्यालय की इमारत को डिज़ाइन कर रहे हो, उनका काम कुछ ऐसा है जो एलियन फिल्मों में से एक से क्रॉल किया गया है, और उनकी नवीनतम परियोजना कम से कम कहने के लिए महत्वाकांक्षी है। पहला 3D प्रिंटेड बैंड क्या हो सकता है? दोस्तों, इस वाद्य यंत्र में सिर्फ 2 तारे हैं। यह आश्चर्यजनक रूप से एक नियमित वायलिन के समान लगता है। गोल्डमबर्ग ने को-डिज़ाइन को बताया, इसे बजाने के लिए संगीतकार को खुद को रीप्रोग्राम करने की आवश्यकता होती है। मोनार्क अन्य 4 उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें 2 डिगेरिडू, एक सितार और एक सेलो शामिल है, जिनमें से सभी को उनके पारंपरिक रूप में बदल दिया जाएगा। न्यूयॉर्क के प्रदर्शन के बाद वाद्य यंत्रों और संगीतकारों को एक और उत्सव के लिए बीजिंग भेज दिया जाएगा और बाद में दुनिया का दौरा करना जारी रखेंगे। भाग्य के साथ उनका संगीत उनके वाद्य यंत्रों की तरह ही लुभावना और मोहक होगा। तीसरा, दोस्तों, क्या आप दुनिया की सबसे पावरफुल और बड़ी गुस्ताव गन के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, गुस्ताव एक जर्मन 80 सेंटीमीटर रेलवे बंदूक थी। यह 1930 के दशक के अंत में रूगेनवाल्डे में क्रूप द्वारा फ्रांसीसी मैजिनाट लाइन के मुख्य किलों को नष्ट करने के लिए स्पष्ट उद्देश्य के लिए घेराबंदी तोपखानों के रूप में विकसित किया गया था, जो उस समय अस्तित्व में सबसे मजबूत किलेबंदी थी। पूरी तरह से इकट्ठी हुई बंदूक का वजन लगभग 1350 टन था और 47 किलोमीटर की सीमा तक 7 टन वजन के गोले दाग सकता था।
बंदूक को फ्रांस की लड़ाई की तैयारी में डिज़ाइन किया गया था, लेकिन उस लड़ाई के शुरू होने पर कार्रवाई के लिए तैयार नहीं था और किसी भी मामले में बेल्जियम के माध्यम से वेहरमाच की ब्लिट्ज़क्रेग आक्रामक तेजी से आगे निकल गई और मेजिनार्ड लाइन की स्थिर सुरक्षा को अलग कर दिया, जिसे तब घेर लिया गया था। फ्रांसीसी आत्मसमर्पण तक अधिक पारंपरिक भारी बंदूक थी। गुस्ताव को बाद में सेवस्तोपोल की लड़ाई के दौरान सोवियत संघ में तैनात किया गया था। ऑपरेशन बार ब्रोसा का हिस्सा, जहां अन्य बातों के अलावा इसने ज़मीनी स्तर में लगभग 30 मीटर नीचे स्थित एक युद्धपोत डिपो को नष्ट कर दिया। बंदूक को लेनिनग्राद में ले जाया गया था और अन्य जर्मन भारी घेराबंदी के टुकड़ों की तरह वारसा विद्रोह में इस्तेमाल होने का इरादा था, लेकिन आग लगने के लिए तैयार होने से पहले विद्रोह को कुचल दिया गया। सोवियत लाल सेना द्वारा कब्जा करने के बचने के लिए 1945 में युद्ध के अंत के निकट जर्मनों द्वारा गुस्ताव को नष्ट कर दिया गया था। दोस्तों, 4 जुलाई को घेराबंदी के अंत तक सेवस्तोपोल शहर खंडर में पड़ा था और 30,000 टन तोपखाने गोला बारूद निकाल दिया गया था। गुस्ताव ने 47 राउंड फायर किए थे और अपने मूल बैरल को खराब कर दिया था, जो पहले ही परीक्षण और विकास के दौरान लगभग 250 राउंड फायर कर चुका था। बंदूक को अतिरिक्त बैरल के साथ फिट किया गया था और मूल को एसेन में क्रिप के कारखाने में रिलाइनिंग के लिए वापस भेज दिया गया था। चौथा, दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे छोटे पेड़ के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, सैलिक्स आर्कटिका, आर्कटिक विलो एक छोटा रेंगने वाला विलो है। यह आर्कटिक स्थितियों में विशेष रूप से टुंड्रा में जीवित रहने के लिए अनुकूलित है। एस आर्कटिका आमतौर पर केवल 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ने वाला एक कम झाड़ी है, शायद ही कभी 25 सेंटीमीटर तक। हालांकि यह प्रशांत नॉर्थ वेस्ट में ऊंचाई में 50 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है। इसके गोल चमकदार हरे पत्ते 1 से 4 सेंटीमीटर होते हैं, लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा। वे लंबे रेशमी चांदी के बालों के साथ होते हैं। बाकी विलो की तरह आर्कटिक विलो अलग अलग पौधों पर नर और मादा कैटकिंग्स के साथ द्विअर्थी है। नतीजन पौधे की उपस्थिति भिन्न होती है। अपने छोटे आकार के बावजूद यह एक लंबे समय तक जीवित रहने वाला पौधा है, जो गंभीर आर्कटिक जलवायु में बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। पूर्वी ग्रीनलैंड में एक 236 साल पुराना पाया गया। आर्कटिक विलो टुंड्रा और चट्टानी दलदली भूमि में उगता है और यह दुनिया का सबसे उत्तरी लकड़ी का पौधा है, जो ग्रीनलैंड के उत्तरी तट पर भूमि की उत्तरी सीमा तक पेड़ की रेखा से बहुत ऊपर होता है। इसका वितरण सर्क पोलर है। यह कनाडा में मुख्य भूमि उत्तरी क्षेत्रों में आर्कटिक द्वीप समूह में ग्रीनलैंड के साथ एलिसमेरे द्वीप तक और उत्तरी क्यूबेक और लैब्राडोर में, साथ ही उत्तरी आइलैंड फेनो स्कैंडिनेविया, उत्तरी रूस और उत्तरी अलास्का में होता है। यह उत्तरी अमेरिका में दक्षिण में ऊंचाई वाले अल्पाइन टुंड्रा, दक्षिण कैलिफोर्निया में सिएरा नेवादा और न्यू मैक्सिको में रॉकी पर्वत में भी पाया जाता है। यह चीन के झीजियांग में भी पाया जाता है। पांचवा, दोस्तों, क्या आप जानते हैं नेल पॉलिश की उत्पत्ति कहाँ हुई और कैसे हुई? दोस्तों, नेल पॉलिश की उत्पत्ति चीन में हुई और यह 3000 ईसा पूर्व की है। लगभग 600 ईसा पूर्व झोउ राजवंश के दौरान शाही घराने ने सोने और चांदी के रंगों को प्राथमिकता दी। हालांकि लाल और काले रंग ने अंततः इन धात्विक रंगों को शाही पसंदीदा के रूप में बदल दिया। मिंग राजवंश के दौरान नेल पॉलिश अक्सर एक मिश्रण से बनाई जाती थी, जिसमें मोम, अंडे का सफ़ेद भाग, जिलेटिन, वनस्पति रंग और गोंद अरबी शामिल थे। मिस्र में निम्न वर्ग ने हल्के रंग पहने थे, जबकि उच्च समाज ने अपने नाखूनों को लाल भूरे रंग में मेहंदी से रंगा था। अमीकृत फिरौन ने भी अपने नाखूनों को मेहंदी से रंगा हुआ था। यूरोप में फ्रेडरिक एस.एन. डगलस ने 1810 और 12 में ग्रीस में यात्रा करते हुए देखा कि ग्रीक महिलाएं अपने नाखूनों को डिंगी गुलाबी पेंट करती थी, जिसे वह एक प्राचीन रिवाज के रूप में समझते थे। प्रारंभिक नेल पॉलिश फॉर्मूलों को लैवेंडर तेल, कारमाइन ऑक्साइड, टिन और बरगामोट तेल जैसे मूल अवयवों का उपयोग करके बनाया गया था।
रंगा हुआ पाउडर और क्रीम के साथ नाखूनों को पॉलिश करना अधिक आम था। नाखूनों को चमकीला होने तक पॉलिश करके ख़त्म करना इस समय के आसपास बेचा जाने वाला एक प्रकार का पॉलिशिंग उत्पादक ग्राफ का हाईग्लो नेल पॉलिश पेस्ट था। विलायक में आधुनिक नेल पॉलिश में मुख्य रूप से एक वाष्पशील कार्बनिक विलायक में भंग एक फिल्म बनाने वाले बहुलक होते हैं। सबसे आम बहुलक नाइट्रोसेल्यूलोज है। हालांकि CAB जैसे अधिक महंगे सेल्यूलोज एसीटेट को बेहतर प्रदर्शन देने का दावा किया जाता है। जेल नेल वैनिश में बहुलक आमतौर पर किसी प्रकार का एक्रिलाट कापोलीमर होता है। सॉल्वेंट्स आमतौर पर ब्यूटाइल एसीटेट या एथिल एसीटेट होते हैं। वांछित फिनिश देने के लिए विभिन्न एडिटिव्स के निम्न स्तर को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि नेल पॉलिश कितने पुराने दिनों से चला आ रहा है। दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए नए वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।